नमस्कार विद्यार्थियों। द्वितीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र में मैं डॉक्टर शिल्पा मेहता आज जिस विषय पर आपके साथ चर्चा करूंगी वो है क्रांतिकारी आंदोलन। भारत की आज़ादी के समय जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसकी राह गांधी जी के आंदोलन से बिल्कुल अलग थी। ये आंदोलन थोड़ा हिंसात्मक था, लेकिन इसने भी भारत की आज़ादी में एक बहुत अहम भूमिका इस क्रांतिकारी आंदोलन द्वारा अदा की गई। जैसा कि हमने पहले जानकारी हासिल की थी कि क्रांतिकारी जो आंदोलन था उसके उद्देश्य भारत की आज़ादी पाना ही था, बट उन्होंने जो रास्ता चुना था वो हिंसात्मक था। वे अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने के लिए सिर्फ उदारवादी कांग्रेसी द्वारा अपनाए गए रास्ते, जिसमें सिर्फ प्रार्थना पत्र देना, अपील करना, इस पर भरोसा नहीं करते थे। वे ये कहते थे कि क्योंकि अंग्रेज भी हमारे साथ हिंसात्मक रूप से हमारे को हिंसात्मक रूप से दबाते हैं, तो उनके साथ वैसा ही व्यवहार भी करना चाहिए। ये जो क्रांतिकारी आंदोलन था ये मुख्य रूप से जहाँ पर इसकी शुरुआत हुई वो था बंगाल में बहुत सारे ऐसे पत्र पत्रिकाएँ भी प्रकाशित हुई थी जिससे लोगों को इस आंदोलन में जुड़ने का मौका मिला। लोगों को सत्यता का पता लगा कि कैसे अंग्रेज जो है वो भारत से सारा जो धन है वो इंग्लैंड भेज रहे हैं, कैसे वो यहाँ के लोगों को दबा रहे हैं और कैसे पूरे विश्व में आज़ादी की लहर चल रही है। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि बंगाल में शुरू हुई थी, तो बंगाल इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट बन गया था, जहाँ पर ये सारे जो क्रांतिकारी थे वो एक तरह से इकट्ठे हुए और उन्होंने इसकी शुरुआत उनके द्वारा की गई। इसके बाद नेक्स्ट अगला जो क्षेत्र है जहाँ पर और हम देखते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन ने बहुत प्रगति की या बहुत जोर पकड़ा, वो था महाराष्ट्र। अयोध्या सिंह जो एक इतिहासकार हैं, उनके अनुसार संगठित आतंकवाद का रास्ता सर्वप्रथम महाराष्ट्र में अपनाया गया। 1896-97 में पूना में चापेकर बंधुओं, जिनके नाम थे दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर, उन्होंने एक व्यायाम मंडल की स्थापना की। वे कांग्रेस के घोर विरोधी थे। उनका मानना था कि कांग्रेस भाषणबाजी करने के अलावा कुछ भी नहीं करती है। देश की भलाई के लिए करोड़ों लोगों को युद्ध क्षेत्र में प्राणों की बाजी लगानी होगी। इसलिए वे व्यायाम और शस्त्र संचालन की शिक्षा देकर ऐसे नौजवान तैयार करना चाहते थे जो देश के लिए प्राणों की बाजी लगाने को तैयार कर दें। उन्होंने 22 जून 1897 की रात को पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड और उनके सहायक आयस्ट की हत्या कर दी थी। दामोदर चापेकर पकड़े गए और 18 अप्रैल 1898 को उन्हें फांसी दे दी गई। 8 फरवरी 1899 को व्यायाम मंडल के सदस्यों ने उन द्रविड़ बंधुओं को मौत के उतार दिया जिन्होंने पुरस्कार के लालच में चापेकर बंधुओं को गिरफ्तार कराया था। इसके बाद अंग्रेजी सरकार ने व्यायाम मंडल के अनेक सदस्यों को गिरफ्तार कर दिया। बहुत सारे जो और व्यक्ति थे जैसे बालकृष्ण चापेकर, वासुदेव चापेकर, महादेव विनायक रानडे, उनको फांसी दे दी गई। पूना के 2 प्रतिष्ठित नागरिक नाटू बंधुओं को देश से निकाल दिया गया और केसरी में भड़काने वाले लेख लिखने के आरोप में बाल गंगाधर तिलक को भी जेल में डाल दिया गया। उसके बाद महाराष्ट्र के सर्वाधिक चर्चित क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर हुए। वो एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में प्रवेश लिया और वहाँ क्रांति की भावना का प्रसार करने के लिए अभिनव भारत नाम की गुप्त संस्था उनके द्वारा स्थापित की गई। उन्होंने दुर्गा की प्रतिमा के सामने देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने का संकल्प लिया था। सावरकर तिलक के शिष्य थे, इसीलिए सरकार का ध्यान उनकी तरफ गया। लंदन प्रवास के दौरान सावरकर ने न केवल क्रांति का प्रचार किया बल्कि उन्होंने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक भी उनके द्वारा लिखी गई, जिसमें उन्होंने 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह नहीं बनाकर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया था, जिस पर ब्रिटिश सरकार ने पाबंदी लगा दी। उसके जब सावरकर लंदन गए हुए थे तब भी अभिनव भारत संस्था जो है वो पीछे से आगे अपने प्रयास करती रही और महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों को तैयार करती गई।
करती रही। वहाँ पर सैनिक प्रशिक्षण के अंतर्गत सदस्यों को ड्रिल, लाठी और तलवार चलाने, घुड़सवारी और तैरने का अभ्यास, लंबी दौड़ आदि की शिक्षा दी जाती थी। पूना और मुंबई के बहुत से कॉलेजों में अभिनव भारत की शाखाएं मौजूद थी। लंदन से विनायक सावरकर ने अपने विश्वस्त साथियों के माध्यम से अनेक शस्त्र जो है वो भारत भेजे थे। पांडुरंग महादेव को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया। अभिनव भारत के अलावा भी बहुत सारी ऐसी गुप्त संस्थाएं बम्बई, पूना, नासिक, कोल्हापुर, सतारा आदि स्थानों पर सक्रिय थी और उनमें से कुछ संस्थाओं के साथ अभिनव भारत का संपर्क भी था। 1908 में जब तिलक की गिरफ्तारी हुई तब और 6 साल के लिए मांडले निर्वासन से क्रांतिकारियों का आक्रोश बहुत बढ़ गया था। दामोदर जोशी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कोल्हापुर में बहुत बड़ी संख्या में बम बनाने का एक कारखाना खोला, लेकिन वहाँ पर बम बनाते समय एक बम फट गया और इसकी जानकारी अंग्रेजों को लग गई। इस गुप्त कारखाने की जानकारी अंग्रेजों को लग गई और फिर बहुत से लोगों को गिरफ्तार उनके द्वारा कर लिया गया। इसे कोल्हापुर बम केस के नाम से जाना जाता है। गणेश सावरकर को क्रांतिकारी गीत लिखने के अपराध में 1909 में आजीवन निर्वासन का दंड दिया गया। इसके बाद 1909-10 में नासिक षड्यंत्र केस चला। नासिक के जिला मजिस्ट्रेट ने सावरकर के मुकदमे का फैसला सुनाया और 21 दिसंबर 1909 को उन्हीं के विदाई समारोह में आयोजित एक पार्टी में उन्हें गोली मार दी गई। इस प्रकार क्रांतिकारियों ने गणेश सावरकर के निर्वासन का बदला चुका दिया। जैक्सन की हत्या के मुकदमे में अनंत लक्ष्मण कान्हारे, कृष्णजी गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे को 1911 में फांसी दी गई। विनायक दामोदर सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया और उनके साथ 37 अन्य नौजवानों के ऊपर नासिक षड्यंत्र केस चलाया गया। इसके बाद 1910 में सावरकर को आजीवन निर्वासन का दंड दे दिया गया और उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। भारत में उनकी रिहाई के लिए निरंतर आंदोलन चलता रहा और आखिरकार 1937 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। इस प्रकार क्रांतिकारी दामोदर सावरकर ने 27 वर्ष का जीवन जेल में गुजार दिया। इतनी सजाओं और इतनी फांसियों के बाद कुछ समय के लिए क्रांतिकारियों का मनोबल गिर गया था। फिर भी उन्होंने समय समय पर अनेक ऐसे कारनामे किए जिसके कारण क्रांतियों का उत्साह बना रहा। गणेश सावरकर को देश निर्वासन का दंड दिलवाने में भारत सचिव के मुख्य परामर्शदाता सर कर्जन वाइली का भी हाथ था। अतः 1 जुलाई 1909 को मदनलाल धिंगरा ने लंदन में वाइली को गोली मार दी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने और बड़ी संख्या में बम बनाने के लिए आवश्यक धन एकत्रित करना क्रांतिकारियों के लिए बहुत कठिन हो रहा था। मजबूर होकर कर्वे गुट ने कुछ छोटी मोटी चोरियां करके धन एकत्रित करने का मार्ग अपनाया, परंतु उन्होंने शीघ्र ही इस मार्ग को त्याग किया क्योंकि उन्हें अपने ही देशवासियों को लूटना पसंद नहीं आया। इस प्रकार के अभाव के कारण 1910 तक महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों का संगठन कुछ कमजोर पड़ गया, लेकिन बाद में कुछ कार्यवाही जो आगे की कार्यवाही हुई उसमें देश प्रेम की भावना जिंदा रही। इसके बाद महाराष्ट्र के अलावा एक और जगह है जहाँ पर यह क्रांतिकारी आंदोलन बहुत उग्र हुआ, वो था पंजाब। पंजाब में ज्योतिन्द्र मोहन चटर्जी और कुछ नौजवानों ने मिलकर 1904 में एक संगठन बनाया जो गुप्त था और इसका जो मुख्य संगठन का कार्यालय जो है वो रुड़की में कायम किया गया। यहीं पर लाला हरदयाल, अजीत सिंह और सूफी अम्बा प्रसाद भी इस संगठन से जुड़ गए। इससे पंजाब के क्रांतिकारियों के कामों में भी सरगर्मी आई। पंजाब के क्रांतिकारी लाला हरदयाल के नेतृत्व में काम करते थे और लाला लाजपत राय भी समय समय पर उनकी मदद किया करते थे। उन्हीं दिनों पंजाब सरकार ने उपनिवेशन अधिनियम द्वारा भूमि की चकबंदी को हतोत्साहित किया और संपत्ति के विभाजन के अधिकारों को में भी हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। इससे पंजाब के लोगों में आक्रोश फैल गया। क्रांतिकारियों ने इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया। वे लोगों को कहते थे कि आपने 1857 में अंग्रेजों का राज बचाया था, आज वही अंग्रेज आपको तबाह करने के लिए तैयार हैं। अब समय आ गया है कि आप हमारे साथ जुड़े और अंग्रेजों पर धावा बोल दें। इस प्रकार जब
क्रांतिकारियों ने उनका मनोबल बढ़ाया तो बहुत सारे लोग जो है वो इनके साथ जुड़ गए। ब्रिटिश अधिकारी भी लाला लाजपत राय को क्रांतिकारी आंदोलन का मस्तिष्क और अजीत सिंह को उनका दाहिना हाथ समझते थे। 9 मई 1907 को लाजपत राय को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मांडले जेल भेज दिया गया। 2 जून को अजीत सिंह को अमृतसर में गिरफ्तार कर लिया गया। लाला जी के निर्वासन से पंजाब के लोगों में आक्रोश तीव्र हो गया। सरकार ने उपनिवेशन अधिनियम को रद्द करके स्थिति को और अधिक बिगड़ने से बचा लिया। बाद में नवंबर में लाला जी को मांडले से लाहौर वापस लाया गया और उन्हें रिहा कर दिया गया। इस प्रकार कुछ समय के लिए पंजाब में भी क्रांतिकारी आंदोलन की गतिविधियों को थोड़ा विराम लगा। उसके बाद 1909 में पंजाब में फिर से क्रांतिकारी आंदोलन की गतिविधियां देखी गई। इसमें सबसे पहले लाहौर में बहुत सारी पुस्तिकाएँ छपने लगी जो क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रचार करती थी, जिससे लोगों में इस बारे में जागरूकता आई और लोग जो है वो इस आंदोलन के साथ जुड़ने लगे। इन पुस्तकों के प्रकाशन और वितरण के लिए अनेक लोग जुड़े जो लोगों तक इन पत्र पत्रिकाओं को गुप्त रूप से पहुंचाते थे, जिसमें लालचंद फलक, अजीत सिंह, उनके भाई किशन सिंह और सोवरन सिंह और सूफी अंबा प्रसाद मुख्य थे। जब सरकार को इस साहित्य के बारे में पता लगा तो वे हरकत में आई और क्रांतिकारियों को भी सरकारी योजना की गंध मिल गई थी। अर्थात ये कि क्रांतिकारियों को पता लग गया था कि हमारी पत्र पत्रिकाओं की जानकारी अंग्रेजों को लग चुकी है और वो उनको हत्या सकती है। अजीत सिंह और अंबा प्रसाद चुपचाप फरार हो गए क्योंकि उन्हें ये पता था कि हमें कभी भी अंग्रेज अधिकारी पकड़ सकते हैं। और सोवन सिंह जो बहुत बीमार थे, उनके ऊपर से मुकदमा हटा लिया गया अंग्रेजों द्वारा, लेकिन लालचंद फलक को 4 वर्ष की और किशन सिंह को 10 महीने की सजा दी गई। अनेक लोगों को लेख लिखने के कारण भी सजाएं दी गई, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार की सख्त कार्रवाई से पंजाब में क्रांतिकारी साहित्य का प्रकाशन और वितरण लगभग बंद हो गया। जो थोड़ा बहुत प्रकाशन और वितरण था वो भी क्रांतिकारी संगठनों के खास सदस्यों तक ही सीमित रह गया। 1913 में कनाडा में लगभग 4000 भारतीय रहते थे, जिनमें सिखों की संख्या सर्वाधिक थी। बहुत से भारतीय कनाडा और अमेरिका जाने के लिए बर्मा, हांगकांग और शंघाई चले जाते थे और वहाँ से कनाडा और अमेरिका जाते थे। भारतीयों की इस बढ़ती संख्या से कनाडा सरकार चिंतित हो उठी और उन्होंने एक कानून बनाया जिसमें वही भारतीय कनाडा में उतर सकता था जो भारत से किसी जहाज़ से सीधा आया हो। उन दिनों कोई भी जहाज़ भारत से सीधा कनाडा नहीं जाता था। अतः इस नए कानून से कनाडा जाने वाले भारतीयों की परेशानी बढ़ गई। तब अमृतसर के एक व्यापारी ने गुरु नानक स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की और एक जापानी जहाज़ को किराए पर लिया जिसका नाम कोमागातामारू था। इस जहाज़ में कनाडा जाने के इच्छुक भारतीयों को बैठा दिया गया। 22 मई 1914 को ये जहाज़ कनाडा के मुख्य बंदरगाह वैंकावर पहुंच गया, किंतु कनाडा सरकार ने जहाज़ से यात्रियों को उतरने की अनुमति नहीं की और जहाज़ को लौट जाने का आदेश दिया। इसमें जो व्यक्ति यहाँ से गए थे उसमें बारवा गुरुदत्त सिंह भी थे, जिन्होंने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और क्योंकि जहाज़ के यात्रियों के लिए अब वापस लौटना मुमकिन नहीं था, क्योंकि न अब उनके पास खाने को भोजन था और न ही पीने को पानी। इसके अलावा बहुत सारे यात्री बीमार भी थे। कनाडा पुलिस ने जहाज़ को लौटाने के लिए यात्रियों पर उबलता हुआ पानी फेंकना शुरू कर दिया। पुलिस दल वहाँ से भाग खड़ा हुआ क्योंकि यात्रियों ने भी उनके ऊपर जलते हुए कोयला फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन इन सब लड़ाइयों के बावजूद क्योंकि उन्हें परमिशन नहीं मिली, अतः विवश होकर कोमागातामारू जहाज़ को वापस भारत की ओर लौटना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने जहाज़ को कहीं भी रुकने की परमिशन नहीं दी। भोजन, पानी और दवाइयों के अभाव में जहाज़ के यात्रियों को अमानवीय कष्ट सहना पड़ा और 1914 26 सितंबर को ये जहाज़ कलकत्ता पहुंचा। तब तक भारत सरकार को इन यात्रियों की क्रांतिकारी गतिविधियों का पता लग चुका था। बाबा गुरुदत्त सिंह स्वयं क्रांतिकारी थे और उनकी लाला हरदयाल के क्रांतिकारी आंदोलन में बड़ी सहानुभूति थी और जैसे ही ये लोग वहाँ उतरे, अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार करने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। इन सबको बलपूर्वक सरकारी गाड़ी में बिठाने का प्रयास किया गया। तब दोनों पक्षों के बीच में झगड़ा हो गया और दोनों तरफ से गोलियां चल गई। इस संघर्ष में 18 सिख यात्री मारे गए।
बाबा गुरुदत्त सिंह घायल हो गए। बचे हुए यात्रियों को गोलियों की बौछारों के बीच में से बाबा को उठाकर ले जाना पड़ा क्योंकि वे घायल हो चुके थे। बाद में उनको गुप्त स्थान पर रखा गया ताकि उन्हें अंग्रेज जो है वो पकड़ नहीं सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पंजाब में भी क्रांतिकारी आंदोलन की मशाल जल चुकी थी और अलग अलग तरीके से अंग्रेजों द्वारा इनको दबाने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी से छोटी चिंगारी फिर भी मौजूद रही। धन्यवाद।